Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Hello everyone, myself Monica and I am here to help you with agriculture optional. I know you all think कि भाई एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट इट्स नॉट सो. लेट्स मेक दिस एग्रीकल्चर ऑप्शनल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टुगेदर. सो इन आवर फर्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन. सो व्हाट कम्स अंडर दिस टॉपिक? एज इफ you have analyzed the syllabus, you will find out that this topic is a part of our first unit, that is ecology. In this there are two factors, physical and your social factors, which affects your crop distribution and crop production. So in our today's class we are going to cover what are the physical factors affects the crop production. Like in your physical factor na, if you will analyze, there are अब फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दिस. अब फिजिकल फैक्टर में लाइक योर क्लाइमेट इज देयर, ठीक है, टेम्परेचर इज देयर, सॉइल इज देयर, टोपोग्राफी इज देयर, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आर देयर. नाउ द सेकेंड वन इज योर सोशल फैक्टर. अब इस सोशल फैक्टर में क्या आएगा? लाइक मार्केट डिमांड इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर एंड योर कल्चरल प्रैक्टिसेस. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. हम देखते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट करेंगे. लाइक ऑल यू नो कि क्लाइमेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना. आपकी अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में एनालाइज करें कि जो गर्मियाँ थी, ठीक है, समटाइम द टेम्परेचर रीचेज अराउंड योर 42-45 डिग्री सेल्सियस एंड इन राजस्थान इट रीचेज अप टू योर 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इट इम्पैक्ट योर क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप ग्रोथ को हैम्पर करता है. लाइक एट द टाइम ऑफ लाइक द ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन, पहले क्या होता था, लाइक योर सम टेम्परेचर स्टार्ट रिड्यूसिंग एट द एंड ऑफ लाइक अगस्त सितंबर, और सितंबर जैसे ही आपका अक्टूबर स्टार्ट होता था टेम्परेचर बहुत रिड्यूस हो जाता था. बट नाउ it's like people are using fans and AC till your late of October and November. So you can like this temperature or this climate change is impacting not only the human life but also the crop production as well. अब climate है, अब क्लाइमेट में अदर फैक्टर, रेनफॉल इज ऑल्सो देयर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. अब टेम्परेचर डिले, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, रेनफॉल ड्यूरेशन बहुत कम हो गई है एंड इंटेंसिटी बिकम्स वेरी हाई. लाइक द रेनफॉल इफ अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, इट अकर्स फॉर 2 or 3 days विद अ वेरी हाई इंटेंसिटी. अब इतनी हाई इंटेंसिटी की बारिश होगी, देन व्हाट विल हैपन, इट गोइंग टू इम्पैक्ट द क्रॉप. एंड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जब हमारा मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, दैट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ योर रबी क्रॉप. या तो वो राइपनिंग का टाइम है या फिर हार्वेस्टिंग का टाइम है वो आपका रबी क्रॉप्स का. ओके, सो एट दैट टाइम देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन दोज क्रॉप. अब उन क्रॉप के ऊपर भी वहां पर इम्पैक्ट आपका डेफिनेटली पड़ेगा. ठीक है, so this is how your rainfall is going to impact your crop growth. Now topography is also there, like hilly areas. आप hilly area में जाइए, आप प्लेन में जाइए, डेजर्ट में जाइए, यू विल फाइंड आउट देयर इज अ लॉट ऑफ difference and how they impact that. Like in your, if you goes to the hilly areas, then there is a landslide, है ना. the crop, the land there is suspected to the landslide. अब landslide बहुत ज़्यादा होगी, erosion बहुत ज़्यादा होगी, it's going to definitely impact my crop growth. Okay, so this will come under your physical factor. Now we are having social factor as well. We will going to cover this in the second class. अब जो social factor है, सबसे पहले एक बहुत basic सा देखते हैं, market demand. Like just go to छत्तीसगढ़, झारखंड, your बिहार, MP. अब क्या है, फार्मर के पास में प्रॉपर मार्केट नहीं है. अब फार्मर के पास मार्केट नहीं है सेल करने के लिए, देन हाउ ही विल डाइवर्सिफाई हिज क्रॉप. वो क्यों बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करेगा वहाँ पे. लाइक why he would invest in growing your vegetable crop. वो क्यों vegetable crop में grow करेगा? Because they are susceptible to losses. Post harvest losses उनमें बहुत ज़्यादा होता है. And if the market demand is very less and the market is very far away and they don't have the
accessibility to the road, है ना. So produce उसका खराब होगा, where he is going to sell his produce. So this will also impact your crop growth. This infrastructure is completely related to the market demand. Now we have your agriculture policies. अब government जो policies बना रही है, you all know, they all are going to impact this crop production. ठीक है ना. Like if a government gives subsidy on urea fertilizer, like it just forget it. Just take the example of your green revolution. Government have taken step that time. They had introduced your high yielding variety seeds, है ना, and your lot of irrigation facilities are provided to the farmers in Punjab, Haryana and Western UP. उससे क्या हुआ, wheat production, rice production बहुत ज़्यादा increase हुआ. So this is how your agriculture policy is going to help the farmers. Now government is providing very high MSP for your pulses, for millets. Why? They want to promote the production of pulses and millets. So this is how your agriculture policy is going to impact them. तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. Now socio-economic conditions of the farmer. Like a farmer is very poor. He is only having 1.5 hectare of a land. Like if I compare the farmers of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand with the farmers of Punjab and Haryana, their income is very less as compared to that. उनकी जो income है बहुत कम है अगर मैं कंपेयर करूं आपका नॉर्थ इंडियन रीजन के फार्मर से. दे अर्न अ लॉट. अब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, देन दे हैव द मनी दैट दे कैन इन्वेस्ट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स. वो आपके फार्म मशीनरी प्रोक्योर कर सकते हैं. द फार्म मशीनरी विच इज with the farmers of Punjab and Haryana is not available to the farmers of your Bihar and Jharkhand. First of all, they have very less land holding. उनके पास land holding बहुत कम है. अब land holding बहुत कम है, their income return is very less from their land. Now they are having very little amount of money. Why they are going to invest that much money in the farm machinery? Why would they waste that money there? इतनी तो लैंड है नहीं कि उन्हें मशीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए. सो दीज थिंग्स ऑल्सो इम्पैक्ट द फार्मर, इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ एज वेल. नाउ अ फार्मर अर्न्स वेरी लेस, उसके पास बहुत कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. वाई ही इज गोइंग टू प्रोक्योर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. उसके पास इतना मनी ही नहीं है कि वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रोक्योर कर सके और उन्हें अपनी फील्ड में ग्रो कर सके. ही इज जस्ट गोइंग टू यूज द लोकल अवेलेबल सीड्स. अब उससे प्रोडक्शन भी कम होगा, इनकम ऑब्वियस है कम होगी. एंड दिस इज द लाइक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. लाइक एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, है ना. रूरल पीपल जो है मोस्टली दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर. नाउ देयर इनकम इज वेरी लेस. ठीक है, मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द ड्राईलैंड रीजन लाइक योर विदर्भा रीजन और गुजरात ले लीजिए या फिर राजस्थान ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल लीजिए जहाँ ड्राई. वहाँ पर क्या है, अब आई एम नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन, टेम्परेचर इज वेरी हाई देयर एंड रेनफॉल इज वेरी लेस. नाउ द फार्मर हैव अ लिमिटेड चॉइस टू ग्रो द क्रॉप. दे कैन ओनली ग्रो few crops which require less, which have lesser water requirement. Now they have the very less limited choice. अब लिमिटेड चॉइस है एंड दे हैव अ लिमिटेड टाइम विंडो एज वेल कि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हेन दे आर एबल टू ग्रो दैट क्रॉप इन दैट लिमिटेड ड्यूरेशन एंड दे ओके एंड व्हेन द ड्रॉट इज देयर, ड्रॉट होगा या रेनफॉल अवेलेबिलिटी नहीं होगी आफ्टर द मॉनसून सीजन, दे डोंट हैव the facilities or they don't have the environment availability for them to grow a crop. तो उनके पास एक limited time window है, उस limited time period में ही उन्होंने crop grow करनी है. So what happened at that time? क्या होगा, द इनकम रिटर्न टू द फार्मर इज वेरी लेस. अब इनकम रिटर्न कम होगी तो अब फार्मर वहाँ के उस रीजन के सभी पुअर होंगे, मोस्टली द फार्मर ऑफ दैट रीजन विल बी पुअर. अब वो पुअर फार्मर्स जो होंगे दे डोंट हैव दैट मच मनी दैट दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑन द हेल्थ फैसिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन. ठीक है, सो एंड इसी रीजन की वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वोंट इन्वेड दैट रीजन, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है. इसलिए वो रीजन हमेशा ही क्या रह जाता है, आपके लेस डेवलप्ड रह जाता है. ओके, सॉरी फॉर दैट.
ठीक है, तो दिस इज हाउ योर सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर क्रॉप प्रोडक्शन. सो इन टुडेज क्लास वी आर कवरिंग योर फिजिकल फैक्टर्स. आज हम फिजिकल फैक्टर्स देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फिजिकल फैक्टर, अब these physical factors impact the growth and development of the crop. अब ये growth को भी impact करेंगे, development को भी impact करेंगे. ठीक है, they are going to impact your growth and development as well. कि plant की growth और developmental sector, growth and development you can relate with that. ठीक है, कि plant germinate ही नहीं होगा, grow ही नहीं कर रहा है, only it reaches to the vegetative stage, reproductive stage पे पहुंच ही नहीं पा रहा है. So this is how they are going to impact that. ठीक है, now these external factor impact the shoot development. First of all, अब मेरे seed है, एक चीज देखते हैं. ठीक है, अब मेरी जो seed है, ठीक है, just give me a second. So here look, now अब seed है मेरी, the seed I have sown the seed, in few days the seed will germinate. अब germinate होगी, इसमें से क्या होगा, there is a development of shoot develop होगा, germination, after that shoot development is there, then leaf development will be there. जब ये stage है, when my seed germinate, shoot development, leaf development is there, that stage is called as your vegetative state. इसे हम क्या बोलेंगे, vegetative stage. ठीक है, when there is a starting of flowering, जैसे ही मेरे प्लांट में फ्लावर या बर्ड्स आना शुरू हुआ, एट दैट टाइम द माई प्लांट हैज रिचेज द रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है, मेरा प्लांट कहाँ पहुंच जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएगा. ओके, सो here when my plant reaches that reproductive stage, these are the two, one vegetative stage and reproductive stage. अब reproductive stage होगी, उसके बाद क्या होगा आपका, there will be formation of grains या seeds बनेंगे. ठीक है, which after that harvesting is there and that can be sold in the market. So this is how a plant complete its life cycle. कहाँ से शुरू होती है ये life cycle आपकी, it start from your germination हुआ, then your vegetative stage is there, after that your reproductive stage is there. अब रिप्रोडक्टिव स्टेज जब होगी, उसके बाद क्या होगा, सीड प्रोडक्शन भी होगा. आफ्टर दैट दैट सीड इज अगेन सोन इन द फील्ड एंड दैट विल जर्मिनेट. सो दिस साइकिल रिपीट ऑन इटसेल्फ. ठीक है, ये रिपीट करती है अपने आप को, एंड दिस इज हाउ योर प्लांट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल. अब मान लीजिए कुछ भी, अब आप हो, एक ह्यूमन बीइंग है, एक छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ. एट द स्टार्टिंग अब हमने उसे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, वी हैवंट फीड हिम अ गुड न्यूट्रिशन, फूड हमने उसे नहीं दिया. इट्स सेड ना कि फीड द बेबी विद द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, है ना, टू गिव हिम इम्यूनिटी. मान लीजिए दैट वॉज नॉट गिवन, मे बी, एंड इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, हिज इम्यूनिटी विल बी वेरी वीक, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी. ठीक है, हिज डेवलपमेंट जो वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंचेगा, दैट विल बी वेरी रिड्यूस, वो बहुत कम होगा, वो बहुत एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा. एट द फीडिंग टाइम, अब फीडिंग टाइम आया, न्यूट्रिशन हमने दिया नहीं उसको, और आई हैव केप्ट द बेबी इन हॉट टेम्परेचर, हॉट डेज के अंदर मैंने उसको बाहर में रखा हुआ है. ठीक है, उसको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही है, क्लीनिंग का उसका ध्यान नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन विद दैट चिल्ड्रन, ही विल रिमेन inferior as compared to the other children. वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो ग्रोथ ही नहीं पकड़ेगा, है ना. सो दिस इज हाउ द एनवायरमेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट द ग्रोथ. तो जैसे एक बेबी को सारी कंडीशन ग्रोथ के लिए चाहिए, ओनली दैट
only then he will attain a proper growth. Similarly, like that, plants also need all the properties, not just property, all the things which are required for the growth. अब plant की growth के लिए क्या क्या essential है? It should be optimum temperature, optimum climate. अब climate में आपका rainfall आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, विंड आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, देन प्रॉपर सॉइल शुड बी देयर. ऐसा नहीं है कि सॉइल मेरी प्रोडक्टिव ही नहीं है या वाटर लॉग्ड है और देयर माइट बी सम फंगल इन्फेक्शन इन दैट डिजीज और आई कैन ग्रो माई गुड हार्वेस्ट देयर. नो, यू कैन नॉट ग्रो. इरीगेशन के लिए वाटर चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड इन एन ऑप्टिमम क्वांटिटी एंड इफ वी प्रोवाइड एंड न्यूट्रिशन एज वेल, न्यूट्रिएंट you can also say, and if we provide each and everything with in the optimum manner, then your plant will grow at a very good pace and the plant will give you a very good harvest. बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा. ठीक है, जैसे एक बेबी जो है उसको हम नरिश करेंगे हर एक चीज़ से, उसे हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, ही विल बी वेरी गुड एट हेल्थ. उसके फिजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी एंड ही विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, सो वट कम्स अंडर योर फिजिकल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हमें कहें तो इसके अंदर आपका क्या आता है? बेसिकली इन दिस योर क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर देयर. इन क्लाइमेटिक फैक्टर यू विल बी हैविंग प्रेसिपिटेशन, दैट इज योर रेनफॉल. Then temperature is there, sunlight, humidity, wind velocity and atmospheric gases. Now एडेफिक फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर सॉइल फैक्टर्स. ठीक है, कि हमारी सॉइल कैसी है, बिकॉज द मेन मीडियम वेयर वी आर ग्रोइंग द क्रॉप इज योर सॉइल, है ना. हम सॉइल में ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. अब सॉइल ही मेरी ढंग की नहीं होगी, जहाँ पे जो चीज़ अंकुरित होनी है वही चीज़ मेरी खराब है या फिर उसी में कोई प्रॉब्लम है, देन हाउ कैन बी वी गेट अ गुड हार्वेस्ट. जैसे कहते हैं ना कि एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए द मदर शुड बी हेल्दी. मदर की न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है. सो दिस इज वाई द soil must be healthy. It's physically, chemically and biologically it should be healthy. Moisture, air, temperature, organic matter, mineral matter and your soil microbes and soil reaction. Then we have a biotic factors as well. How plants and animals going to impact the crop production. And the last one is your physiographic factor. So let's discuss them one by one. सबसे पहले हम soil factors cover करते हैं. So जहाँ भी एडेफिक वर्ड मिले दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द सॉइल. सो इन दिस सॉइल फैक्टर वी हैव सॉइल मॉइस्चर, soil air, soil temperature, mineral matter, organic matter and soil microbes. So let's start with the soil moisture. अब देखो, in your soil moisture is very very essential. अगर मैंने सीड को सो किया, घर पे भी आप प्लांट लगाते होगे, यू जस्ट प्लांटेड अ ट्री इन अ पॉट, यू जस्ट पोर सम वाटर ना, आप कुछ पानी देते हो ताकि प्लांट के लिए मॉइस्चर अवेलेबल रहे. सो सॉइल मॉइस्चर इज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स बिकॉज like plant absorb this water and it is responsible for the metabolic activities which are taking place in the plant and the minerals. ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिशन जो चाहिए, जो मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करता है, दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द वाटर. वो वाटर के साथ ही रूट्स जो हैं आपकी, लाइक दिस इज योर, दीज आर योर रूट्स, ये आपका प्लांट है. सो इफ इट इज एब्जॉर्बिंग योर वाटर, ये वाटर जब एब्जॉर्ब करती हैं, दे एब्जॉर्ब योर न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद इट. ठीक है, ये न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब करती है. एंड कौन सी टिश्यू है जो हेल्प करता है न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में? योर जाइलम. ठीक है, जाइलम इज गोइंग टू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिशन. ओके, सो soil moisture is very very essential for the growth of plant and it help in a various metabolic activities in a plant. अब metabolic activities में आपका क्या हो जाएगा? Your photosynthesis, respiration is there. So water is an essential component for photosynthesis as well. ठीक है, ion transport में help करता है ना, electron transport में. अब एक बार देखते हैं कि जो moisture है वो किस
कितना मॉइस्चर अवेलेबल होता है, वैसे तो वी आर गोइंग टू कवर इन योर वाटर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम करेंगे कि सॉइल में कितने तरीके का मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट होता है, बट स्टिल आई विल ब्रीफ यू अ लिटिल बिट. लाइक यू ऑल नोज देयर आर मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स इन द सॉइल. अब मान लीजिए आप बारिश हुई, देयर इज अ रेनफॉल और इरिगेशन इज देयर, यू हैव अप्लाइड इरिगेशन, आपने इरिगेशन अप्लाई किया या रेनफॉल हुई. At that time, what happened? All the macro and micro pores are filled with water. ये क्या है आपके वाटर से फिल हो जाते हैं. All the macro pores as well as your micro pores, दोनों के दोनों. This condition is soil is called as your saturated soil. Saturated soil, or you can say condition when all the macro and micro pores are filled with water just after the rainfall. ये condition आपने visualize भी की होगी. कई बार बारिश होती है ना, पानी फील्ड में ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है. That is saturated, कि भाई सारे के सारे macro and micro pores fill हो चुके हैं. Now the water is not having enough space to have this water. आप घर में गार्डनिंग करते हैं, आपके पास पोट है. When you pour that water, जितना एब्जॉर्ब होना है, लाइक जस्ट pour 1 glass, एब्जॉर्ब हो जाएगा. 2 glass एब्जॉर्ब हो जाएगा. 3 glass, अब सारे के सारे मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स फिल हो चुके हैं. नाउ द वाटर विल फ्लो ओवर इट, अब वो उसके ऊपर फ्लो करेगा. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट, मैक्रो पोर्स आर लार्ज इनफ, ये थोड़े लार्जर होते हैं. नाउ व्हाट हैपन ड्यू टू विच द वाटर इन दिस मैक्रो पोर इज ड्रेन टू द डीपर लेयर. ये डीपर लेयर में आपका चला जाता है. डीपर लेयर में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जो ग्राउंड वाटर में जो पानी जाता है ना, दैट इज योर दिस वाटर विच इज इन योर मैक्रोपोर्स. जो मैक्रोपोर में पानी होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे मैंने आपको पोर्ट का एग्जाम्पल दिया, पानी ऊपर फ्लो कर रहा है. जस्ट सी द पोर्ट आफ्टर 2 or 3 minutes, सारा का सारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन हो जाएगा बाहर की तरफ, गमले से पानी बाहर निकलने लग जाएगा. दैट इज योर ग्रेविटेशनल वाटर, यू कैन से. ठीक है, अब मेरा पानी जो बचा है माइक्रोपोर्स में. नाउ द वाटर लेफ्ट इन माइक्रोपोर इज कॉल्ड एज योर फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, एंड दिस वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स. ठीक है, नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट. अब मान लीजिए राइस, यू नीड वाटर लॉग्ड कंडीशन फॉर द राइस. आपको 10 to 5 centimeter वाटर मेंटेन करके रखना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली इन योर फील्ड टू ग्रो योर राइस. ओके, नाउ व्हेन यू डोंट हैव सो दैट वाटर in any region, can you grow rice? कहीं पर अगर पानी नहीं होगा, are you able to grow the rice? You are not able to grow that rice because that is an environment required for the growth of rice. Now you can grow. Now which state is the highest in production of your rice? That is your West Bengal, because वो थोड़ा lowland area हो गया and that region is drained by lot of rivers like Ganga and its tributaries. Now rainfall is very high also there. If I'll go towards Rajasthan and Gujarat, मैं राजस्थान और गुजरात की तरफ जाती हूँ, then what will happen? The rainfall is very less. पानी ही बहुत कम है. Now how can the farmer grow rice there? So this is impacting the crop distribution. अब दूसरी बात आती है. ठीक है, ये तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई. नाउ देयर आर सम क्रॉप्स विच लाइक पर्ल मिलेट. ठीक है, रिलेट करती हूँ मैं दूसरा. लाइक पर्ल मिलेट इज देयर, योर मिलेट्स, दे डोंट रिक्वायर मच ऑफ द वाटर. उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है. द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या फिर आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए. द पर्ल मिलेट इज ग्रोन वेरी लेस देयर, बहुत कम ग्रो किया जाता है. द मिलेट प्रोडक्शन इज वेरी हाई इन योर राजस्थान बिकॉज पानी नहीं है और दिस मिलेट रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू ग्रो, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज प्रोडक्शन को भी हेल्प का इम्पैक्ट कर रहा है. नाउ this water is also essential for the absorption of minerals as I have told you. अब मान लीजिए किसी जगह पर बारिश ही नहीं हुई. ठीक है, बारिश ही नहीं हुई, the plant will suffer from water stress. ठीक है, बारिश नहीं हुई and you don't have the facility to the
फॉर द इरीगेशन वाटर, आपके पास इरीगेशन के लिए भी फैसिलिटी नहीं है. नाउ द प्लांट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स. प्लांट जो है वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बिकॉज द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब अलोंग टू द वाटर बाय द रूट्स. नाउ देयर इज नो वाटर, वाटर ही नहीं है, देन हाउ द प्लांट विल एब्जॉर्ब द minerals. So here in the lack of moisture the plant will suffer from two stress. One is your water stress. The plant will suffer from the water stress as well as your deficiency of nutrient. Okay, जो प्लांट है वाटर स्ट्रेस से भी सफर करेगा एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट से भी सफर करेगा. ओके, सो दिस इज द वन थिंग. नेक्स्ट, there are a lot of microorganism which lives in your soil, like your rhizobium is there, acetobacter is there, your azospirillum is there, ठीक है, your WAM is there. So all these are good और beneficial microorganism for the growth of plant. अब आप सभी को पता है, जस्ट ऐसे रिलेट कीजिए, like during the monsoon season, ड्यूरिंग द मानसून सीजन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी हाई. चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती, बीमार हम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं क्योंकि उस टाइम में माइक्रोब्स जो है बहुत ज़्यादा हैं इन आर एनवायरनमेंट. वाई? बिकॉज एट दैट टाइम दे गेट द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो. दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देयर, दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व देयर एंड इज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ. ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है. अब माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत होगी तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे. अब सॉइल में देर आर लॉट ऑफ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन क्या है कि जैसे जो भी हमारा डिकम्पोज्ड मटेरियल जब सॉइल में जाता है दैट इज मिनरलाइज्ड बाय द माइक्रोब्स. मतलब माइक्रोब, मैं इसको बहुत ब्रीफ में अभी समझा रही हूँ, वी विल डिस्कस देम इन वेरी डिटेल इन योर मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में. मिनरलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, व्हाट दे डू, द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल, दे एक्ट ऑन दैट एंड दे रिलीजेस द nutrients from them. Like there is a protein में से क्या निकलेगा, there is a nitrogen, है ना. तो when microbes work on that, the simplest compound that comes out of that protein is your nitrogen. This is mineralization when the microbe work on dead and decomposed material. ठीक है, तो nitrogen comes out of it. So these microbes, अब इन microbes की growth is very very essential in the soil environment for the mineralization purpose because they dissolve all the nutrient. They dissolve all the nutrient which are present in dead and decomposed material and make them available to the plant. वो plant तक available कराते हैं. अब microbes ही नहीं रहेंगे तो आपका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी प्लांट्स को. दिस इज वाई द रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड ड्राई रीजन जितने भी हैं आपके, देयर इज अ लेस मिनरल्स इन द सॉइल क्योंकि वहाँ मॉइस्चर नहीं है. मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. नॉट जस्ट गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होंगे बिकॉज देयर इज अ लेस वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लेस मॉइस्चर. उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं. नाउ द फेवरेबल कंडीशन इज नॉट देयर, देन द ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट देयर. ग्रोथ नहीं है, लेसर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज वेजिटेशन इज वेरी लेस. पानी ही नहीं है तो वेजिटेशन भी नहीं है ना. वेजिटेशन लेस है जिससे वेजिटेशन इज लेस, ऑर्गेनिक मैटर इज लेस इन ड्राईलैंड रीजन. मॉइस्चर इज एंड व्हाट इज द कंडीशन हियर, हाई टेम्परेचर एंड low moisture, lesser vegetation, lesser of the organic matter, microbes less, all will impact the fertility. fertility less होगी, fertility less होगी तो क्या होगा, production less होगा. So this is why it is essential. Okay, so these all things are interrelated. Now if there is an extreme temperature, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है and एकदम से बारिश हो जाए तो इट कूल डाउन द सॉइल टेम्परेचर. वो सॉइल टेम्परेचर को कूल डाउन करती है. इट गिव्स अ रिलीफ टू ऑल द ग्रोइंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, तो टेम्परेचर को lowers down करती है. It gives a relief from that high temperature and the soil seeds which are going to germinate, they will have a good environment at that time. This I have explained to you, like moisture is there. It increases the mobility of nutrient. Mobility of the nutrient, like
you all know कि water is there and the water is absorbed by the nutrients are absorbed along with the flowing water. वो flowing water के साथ आपके absorb किए जाते हैं. Look at, ये मेरी plant है. In my soil there are nutrients. We will discuss this in the soil chapter, like about the clay complex. Most of the nutrients, this clay contains your negative charge, and like your nutrients which are in positive, they are attached on this clay complex. So इस clay complex पर attached रहते हैं. When you apply water in your field, जैसे ही आपने अपनी field में water दिया, तो here is a water. Now what happened? These nutrients which are attached on the clay complex, they will come into the soil solution. वो detach हो जाते हैं यहाँ से and they will come into the soil solution. वो soil solution में आ जाते हैं. Now the roots are there. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, roots are there. When these roots will absorb these nutrients, ठीक है, तो देखो पानी मैंने अप्लाई किया, I have applied water in my field, it increases the mobility. If the water is not applied in the field, these nutrients will remain attached on the clay complex and will not be available to the plant. So it increases the nutrient mobility. Understood? Next. So this is how your soil moisture going to impact your crop growth. And now let's discuss about the soil air. अब soil air कैसे impact करेगी? Look here. अगर हवा में if I reduces the oxygen concentration in the in the atmosphere, then are you able to survive? You are not able to survive. That's why oxygen is very very essential for the growing microorganism. अब जो soil के अंदर जो microbes रह रहे हैं या फिर your rats are there, earthworms are there, insects are there, they all need oxygen. If the oxygen is not there, their growth will be hampered. अगर उनकी growth like earthworm growth is hampered, what will happen? It impact the ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, डायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ दिस इज रिलेटेड. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर रूट्स. ऑप्टिमम अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ द ऑप्टिमम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, द रूट ग्रोथ इज वेरी गुड. इफ देर इज अ वाटर लॉगिंग, सारे के सारे पोर्स में लाइक द इन वाटर लॉगिंग कंडीशन, मैक्रो प्लस माइक्रो, ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर. ठीक है, किससे फिल हो जाएंगे? वाटर के साथ फिल हो जाएंगे. देयर विल बी वेरी लेस स्पेस फॉर द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए बहुत कम स्पेस बचेगा. नाउ देयर विल बी एनारोबिक कंडीशन. Anaerobic condition means the roots have to respire in the absence of oxygen. O2 की absence में उनको respire करना है. Plant root, अब मैं आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करूं, can you respire? Except your rice. Rice grow in your anaerobic condition, and mangroves, and there are few plants as well, but still I am just taking the example of the rice. Rice can grow into your anaerobic condition, वो grow कर सकता है, but others are not. The root, if there is an anaerobic condition, the root will turn black, हो जाएंगी मेरी roots, and their size will reduce, and they will there will be fungal infection is there, and the roots start to deteriorate. खराब हो जाएंगी, सड़ने लग जाएंगी मेरी रूट्स जो है. ओके, एंड अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर इन द सॉइल in normal condition, there is aerobic microorganism and anaerobic, both are there. If water logging is there, अगर water logging है, only the anaerobic microorganisms survive, and aerobic microorganism which are beneficial like your rhizobium, which is essential for your nitrogen, so its growth will be hampered. ग्रोथ नहीं होगी, इसकी डेथ हो जाएगी, एंड द गुड माइक्रोफ्लोरा विच इज जनरली एरोबिक विल डाई. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट द सॉइल माइक्रोफ्लोरा एज वेल. नाउ रूट का भी आपने देख लिया कैसे इम्पैक्ट करता है. अब माइक्रोब्स नहीं होंगे, ठीक है, मेरी सॉइल में माइक्रोब्स जब नहीं होंगे
लेसर विल बी द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो फर्टिलिटी ऑब्वियस है कम हो जाएगी. नाउ देर आर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, टोबैको, कॉटन, लिंसेड, टी, दे रिक्वायर हायर ऑक्सीजन इन द सॉइल. इनको हायर ऑक्सीजन चाहिए. राइस कैन टॉलरेट वाटर लॉग कंडीशन, वो तो ग्रो ही वाटर लॉग कंडीशन में होता है, ठीक है, बिकॉज इट्स हैविंग डिफरेंट मैकेनिज्म, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है. नाउ soil temperature, like this soil temperature is soil temperature impacts your seed germination सबसे, and this soil air as well, soil air भी आपकी जो है germination को impact करेगी, ठीक है. so जो germinating seedling वो गल जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, then it will not able to germinate. now soil temperature, if the temperature is very high, each and every crop require optimum temperature for the germination. Now just take an example of खरीफ crop, ठीक है, खरीफ crop का मैं example लेती हूँ, रबी crop दोनों का. The खरीफ crop are sown during the month of June and July. At that time the temperature is around on an average 35 to 40 degree Celsius, ठीक है, and we provide irrigation as well. हमने इरीगेशन भी दे दिया, तो टेम्परेचर इज मॉडरेटेड बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो द खरीफ क्रॉप लाइक योर मिलेट, राइस, दे रिक्वायर sorghum, they require around 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन. अब मान लीजिए देयर वाज नो रेनफॉल और देयर वाज नो इरीगेशन फैसिलिटी, ठीक है, हुई ही नहीं, बारिश ही नहीं हुई, इरिगेशन फैसिलिटी ही नहीं है. सो हाउ दिस विल गोइंग टू जर्मिनेट? द जर्मिनेटिंग सीडलिंग विल सफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, और इवन इफ इट जर्मिनेट, जैसे ही वो जर्मिनेट होगा द टेम्परेचर इज वेरी हाई आउटसाइड, द जर्मिनेटिंग सीडलिंग विल डाई, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर. वैसे तो उसमें पहले ही मॉइस्चर कम है और मॉइस्चर वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर बहुत कम होगा, एंड दैट विल इम्पैक्ट द न्यू जर्मिनेटिंग सीडलिंग. तो टेम्परेचर इस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक है. इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज अबाउट दिस देन इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर क्रॉप ग्रोथ. नाउ रबी क्रॉप का हम एग्जाम्पल लेते हैं. रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, कब सोन की जाती है? अक्टूबर नवंबर. एट दैट टाइम द टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर लो होता है अराउंड योर 20 डिग्री सेल्सियस. तो द जर्मिनेटिंग सीडलिंग रिक्वायर लेसर टेम्परेचर. लाइक योर रबी क्रॉप में एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हीट इज देयर, मस्टर्ड इज देयर, बार्ले इज देयर. सो दीज क्रॉप रिक्वायर lesser of the temperature. Okay, so this is how they are going to impact your crop growth. Now, if the temperature is very high, as I was talking about, कि microbes are very essential in the soil and your good microflora as well, like your earthworms are also there. They are essential for your soil health के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी. If the temperature is very high, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर आपका हो जाता है, then what will happen? The microbes will die. Microbes जो है उनकी डेथ हो जाएगी. They are not going to survive there. ठीक है, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड अब माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी, ऑब्वियस है. ऑर्गेनिक मैटर विल बी लेस. अब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो क्या होगा? आपका फर्टिलिटी रिड्यूस होगी. ओके, एंड if the soil temperature is very high, that means moisture is very less. Moisture भी कम होगा and the nutrient availability and all these things will be impacted by this. And this I have explained to you, absorption of water. You all knows, जैसे हमने अभी moisture में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर हाई होगा तो ऑब्वियस है ये आपका ज़्यादा होगा. Now soil mineral matter is there. Just talk about the soils in your dryland region and the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर किसी भी रीजन की वेयर द गुड फर्टिलिटी इज देयर. नाउ द सॉइल इन योर राजस्थान
एंड गुजरात का जो ड्राई रीजन है, विदर्भा रीजन है, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो व्हाट हैपन, देयर इज़ अ वेरी लेस मॉइस्चर बहुत कम है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर से जो मिनरल्स आ रहे हैं दे विल बी वेरी लेस, सो नेचुरली द फर्टिलिटी विल बी वेरी लो। ओके, नाउ देर आर नेचुरल लाइक फॉस्फोरस रिच। अब सॉइल मिनरल्स जो हैं एक्चुअली दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल एज वेल। अब बात करते हैं लाइक योर एलुवियल प्लेन्स की, है ना। तुम जो एलुवियल प्लेन्स कहाँ से बने हैं, जो रिवर्स अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लेकर के आ रही है उसके थ्रू वो प्लेन्स बने हैं। सो द सॉइल जहाँ से वो वेदर्ड हुई है, लाइक द सॉइल इज वेदर्ड फ्रॉम अ बेसाल्ट रॉक, सिलिका रिच होगी उसमें, ठीक है। कोई फॉस्फेटिक रॉक से कोई सॉइल बनी है लाइक योर वॉल्केनिक सॉइल, so that will be rich in your phosphorus. So this is how your सॉइल मिनरल ऑल्सो इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ। अब कहीं पर मेरे मिनरल बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होगी, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, द क्रॉप विल गेट ऑल द न्यूट्रिशन फॉर ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर इट्स ग्रोथ, और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इफ़ द न्यूट्रिएंट आर वेरी लेस, आई विल नॉट एबल टू सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट टू माई क्रॉप, और मुझे क्या होगा, आर्टिफिशियली मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिफिशियली अप्लाई करूंगी देन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई सॉइल हेल्थ को, वो मेरी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर सॉइल मिनरल मैटर इम्पैक्ट the crop growth. Now soil organic matter, like organic matter contains your lot of major, minor and macronutrients. It contains your fulvic acid, humic acid, okay, so these are essential, like it contains your high amount of nitrogen, phosphorus and potassium that is supplied to the plant in a slow manner, बहुत धीरे धीरे वो सप्लाई करते हैं। so long term availability है nutrients की if the organic matter is there. The organic matter is having very high water holding capacity. Organic matter जो है वो as compared to the soil and other things, it holds moisture. It holds मॉइस्चर डबल द अमाउंट, बहुत ज़्यादा वो मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं। तो इफ़ देर इज़ अ सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर इन माई सॉइल देन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट ऑल्सो इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ऑर्गेनिक मैटर है, इट इज़ अ हाउस ऑफ योर गुड माइक्रोब्स। गुड माइक्रोब्स है, मिनरलाइजेशन बहुत अच्छी होगी, मिनरलाइजेशन अच्छी होगी तो ऑल द न्यूट्रिएंट विल बी सप्लाइड टू द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन सॉइल there are lot of organisms like your earthworms are there, pest is there, ठीक है, and your insects are also there, rats are also there, so like good microflora like your earthworm is there. Earthworm as you all know, हम कहते हैं कि ये farmers friend है, तो it's going to help your फार्मर, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, पोरोसिटी बढ़ाएगा वो सॉइल की, मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेगा, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको और सिंप्लीफाई करेगा। सो दिस इज हाउ दिस गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोइंग टू हेल्प द सॉइल हेल्थ। बट इफ देर इज अ लेस लाइक मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, if we will go towards your this राजस्थान रीजन, तो वहाँ पे क्या है, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द सॉइल हेल्थ और सॉइल ग्रोथ को वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सॉइल फैक्टर्स इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ। नाउ सॉइल रिएक्शन इज देयर। अब सॉइल रिएक्शन जो है, अब पीएच, सबसे सॉइल रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल। अब पीएच की अगर हम बात करें तो होता क्या है यहाँ पे पीएच में, द pH of the soil it should be neutral, around neutral, like it should be around your 6.5 to 7.5, ठीक है, ये इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज माई pH scale and the pH should be around 6.5 to 7.5। हमारा जो pH scale है 1 to 14 ये होता है, ठीक है। इन बिटवीन देर इज अ 7, अगर मैं 7 से कम जाती हूँ तो देर इज अ एसिडिक कंडीशन, और 7 से अगर मैं ज़्यादा जाती हूँ देन देर इज अ बेसिक कंडीशन, ठीक है। नाउ इन एसिडिक सॉइल, अब एसिडिक सॉइल जो है आपकी, व्हाट हैपन हियर इन दिस एसिडिक सॉइल, द पीएच इज लेस देन 7। अब जब एसिडिक कंडीशन होती है देर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, 5 तक अगर हम जाते हैं तो देर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर
pH और ज़्यादा reduce हो जाए, then there is a high concentration of aluminium and iron ion. तो if the pH is less than 5 in any soil, the acidity is caused due to this aluminium and iron ions. इनकी वजह से आपकी acidity हो रही है soil में. So what happened here? अब मान लीजिए कोई क्रॉप यहाँ ग्रो कर रही है एसिडिक एनवायरनमेंट में, व्हाट विल हैपन? इट हैव टू सफर द टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, इट हैव टू सफर द टॉक्सिसिटी ऑफ H+ आयन. ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी एंड द न्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोब्स ऑल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज एट अ न्यूट्रल pH. आपके कहाँ तक ग्रो करते हैं? लाइक अराउंड 5.5. ओनली द फंगस कैन ग्रो बिलो 5.5. ठीक है, 5 pH से बिलो सिर्फ फंगस ग्रो कर सकती है. सो ऑल द एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इनटू दिस न्यूट्रल pH. तो माइक्रोब्स नहीं होंगे, मिनरल नहीं अवेलेबल होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स लाइक योर नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur, all the nutrients which are essential for the growth of plant are available at this neutral pH. ये इस neutral pH पर अवेलेबल है. अब ये न्यूट्रल pH पे अवेलेबल है, अवेलेबल ही नहीं होगा प्लांट को, है ना? सो दिस इज हाउ द pH विल इम्पैक्ट. इफ माई pH इज इंक्रीजेज, अगर मेरी pH 7 से ज्यादा हो जाती है, देन बेसिक और आई विल से एल्कली सॉइल, माई सॉइल विल टर्न बेसिक और दैट विल बी योर एल्कली सॉइल इफ द pH इज मोर देन 7. नाउ व्हाट हैपन हियर? Here is a high concentration of salt. Salts की concentration बहुत ज़्यादा हो जाएगी, like sodium carbonate and bicarbonate. ठीक है, इनकी concentration बहुत ज़्यादा हो जाएगी. Calcium salts are there, magnesium salts are there. So there will be toxicity of these nutrients. और sodium toxicity is very devastating for the destruction होता है एक तरीके से. अगर सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाए soil में तो it completely destroy the soil structure. So it hamper the crop growth. Now there is a one nutrient that is molybdenum. It is available at high pH. ये अराउंड 8 pH के पास हमें अवेलेबल होता है. सो टॉक्सिसिटी ऑफ मॉलिब्डेनम एज वेल एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑल द मेजर न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो सभी कहाँ तक अवेलेबल होते हैं? लाइक 7.5 से लेकर 8 तक, 6.5 to 7.5 तक आपके मेजरली अवेलेबल होते हैं, 8 तक भी कुछ मिल जाते हैं. सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट. ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी. सो इफ देर इज अ pH चेंज, द प्लांट विल सफर फ्रॉम बोथ टॉक्सिसिटी एज वेल एज डेफिशिएंसी. गुड माइक्रोब्स भी नहीं होते, आपकी फर्टिलिटी भी नहीं होती. इफ देर इज अ सोडियम देयर, देन देर विल बी destruction of the soil structure and it hampers the crop growth as well. ठीक है, so this is how the soil pH impact the soil growth. Only the fungus, as I have told you, microorganism growth also hampered here, and only the fungus is available below 5 pH, and the most of the fungus are infectious to the plant. ठीक है. Now biotic factors. In this biotic factors you are having plants and animals. There are lot of plant like human being या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दे इंटरेक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली. ठीक है, यहाँ देखते हैं एक बारी. कभी भी आप इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, व्हेन देयर इज टू कम्युनिटी या टू पीपल इंटरेक्ट, दे इंटरेक्ट योर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. ठीक है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करेंगे. ओके, सो हियर if I talk about positivity, means like I am growing 2 plant, मैं 2 crop को एक साथ grow कर रही हूँ, both are helping each other, दोनों एक दूसरे को help कर रहे हैं. like one is a climber tree, एक climber tree है. ठीक है, like orchids है ना, आपके orchids भी नहीं, epiphyte, they grow on mango plants, या फिर आपके जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो एपीफाइट्स क्या करते हैं? दे ग्रोज ऑन द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, ट्रंक्स पे ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन इज योर सीरियल एंड लेग्यूम. ठीक है, सीरियल इज योर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप. सीरियल की जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इट कैन नॉट fix the nutrient on its own, ये अपने आप से नहीं कर सकता है. and the legume here is nutrient replenishing crop because it fix the nutrients
with the help of your microorganism, specifically your rhizobium. ठीक है, सो होता क्या है, एंड द रूट डेप्थ इज ऑल्सो, सो सबसे पहले तो एक ये हो गया कि अगर मैं सीरियल और पल्सेस को एक साथ ग्रो करूं तो जो सीरियल्स की हाई न्यूट्रिशन डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय लेग्यूम्स. ओके, सो दिस इज हाउ इट हेल्प. सीरियल्स आर योर ग्रासेस, तो वो स्ट्रेटली ग्रो करते हैं, उनकी कैनोपी बहुत वास्ट नहीं है. हियर पल्सेस हैव अ वेरी थिक कैनोपी. ठीक है, जो पल्सेस हैं, अगर आपने कभी देखा हो गेहूं का पेड़ देखना, बिल्कुल ऐसे सीधा सा रहता है बेचारा, और किसी पल्स का देखना, दे हैव ब्रांचेस, लीव्स. ठीक है, सो थिक कैनोपी है, तो वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ कवर टू द सीरियल एज वेल, वो कवर भी करके रखता है. एंड इफ आई एम ग्रोइंग योर व्हीट एंड ग्राम को मैंने एक साथ ग्रो किया है, द ग्राम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा प्लांट होता है, तो व्हीट विल प्रोवाइड इट्स उसको कवर प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज हाउ सीरियल एंड लेग्यूम प्लांट हेल्प ईच अदर. नाउ देर आर लॉट ऑफ क्रॉप विच इंटरेक्ट नेगेटिवली. ठीक है, हाईली एग्जॉस्टिव क्रॉप, आप कैबेज और टोमेटो को लगाइए एक साथ, दे हैव अ नेगेटिव इंटरेक्शन, टोमेटो की ग्रोथ बहुत रिड्यूस हो जाएगी. एंड ग्रो पॉजिटिव इंटरेक्शन में, लाइक ग्रो योर दिस शुगर केन विद पोटैटो, द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द क्रॉप विल इंक्रीज. लाइक ट्रैप क्रॉप, यू ऑल नोज, ट्रैप क्रॉप में क्या करते हैं, वी ग्रो द मेन क्रॉप इन बिटवीन, हम फील्ड के बीच में क्या करते हैं, मेन क्रॉप को ग्रो करते हैं. दिस इज माई फील्ड, आई ग्रो माई मेन क्रॉप हेयर, लाइक टोमेटो आई हैव ग्रोन, and in the boundaries I have grown the trap crop. ये जो ट्रैप क्रॉप है, व्हेन एनी पेस्ट विल कम, कोई भी पेस्ट आएगा टू इन्फेक्ट माई मेन क्रॉप, जो मेरी मेन क्रॉप को इन्फेक्ट करने के लिए कोई भी पेस्ट अगर आएगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस पेस्ट विल हैव टू इंटरेक्ट विद दैट. ये जो ट्रैप क्रॉप है, ये क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, एंड दिस ट्रैप क्रॉप विल गेट अट्रैक्ट ऑल द इंसेक्ट्स, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस ट्रैप क्रॉप को या तो काट दो या पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो, एंड माई मेन क्रॉप विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस पेस्ट अटैक, वो पेस्ट अटैक से बच जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन प्रिवेंट माई मेन क्रॉप फ्रॉम द अटैक ऑफ पेस्ट. ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव इंटरेक्शन. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव इंटरेक्शन. नेगेटिव इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक वॉलनट. व्हेन यू ग्रो वॉलनट, ठीक है, जब आप वॉलनट का प्लांट ग्रो करते हैं, व्हाट हैपन विद दिस, लाइक मान लीजिए दीज आर द रूट्स ऑफ वॉलनट, ये इस एरिया तक फैली हुई है, एंड दिस इज द प्लांट. दिस रूट्स ऑफ दिस वॉलनट प्लांट रिलीजेस जुंगलियन कंपाउंड. क्या रिलीज करती है, जुंगलियन कंपाउंड. इफ दे डोंट अलाउ एनी प्लांट टू ग्रो इन इट्स पेरिफेरी, वो किसी को भी अलाउ नहीं करती है, बिकॉज दे रिलीजेस दिस टॉक्सिन एंड दे वोंट अलाउ द सीड्स ऑफ एनी क्रॉप टू क्रॉप प्लांट, किसी को भी जर्मिनेट नहीं होने देती, नॉट इट्स सेल्फ, इट डजेंट अलाउ इट्स ओन सीड एज वेल, ये खुद की भी सीड्स को अलाउ नहीं करती है यहाँ ग्रो करना. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस इम्पैक्ट दिस प्लांट हैव टू इंटरेक्शंस. आप सीरियल क्रॉप को ग्रो कीजिए, आप बार्ले और व्हीट को एक साथ ग्रो कीजिए, देयर रिक्वायरमेंट आर सेम. जब रिक्वायरमेंट सेम होती है ना, ओनली देन द कॉम्पिटिशन विल बी देयर. द क्रॉप विल compete for the resources. What are the resources? Sunlight, water, your soil, space, nutrient. They will compete for the resources which are required for the growth, और जो ज़्यादा stronger होगा उसी की growth होगी. So this is how they interact with that. अगर both of them positively impacting them, ठीक है, दोनों एक दूसरे को benefit पहुंचा रही है, then there is a positive interaction. And if due to any of the crop, the production or the growth of the other crop is reducing or impacting, that means they are interacting negatively. Cereal and legume are the best example of your positive interaction. Now animals, there are lot of animals which lives in the soil environment, like your protozoa, nematodes, snails are there, insects are there, earthworm are there, honey bees, wasp. जैसे honey bees है, wasp है, they help in the pollination of the crop. अगर pollination ही नहीं होगा तो कैसे crop की growth हो पाएगी. ठीक है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगी. सो दीज आर वेरी एसेंशियल. इंसेक्ट्स भी बहुत एसेंशियल है. अर्थवॉर्म
हेल्प्स इन ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये फर्टिलिटी को मेंटेन करने में काम करता है. एंड योर ग्रेजिंग एनिमल्स, वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है हमारी फील्ड में, जस्ट हैव अ ग्रेजिंग एनिमल, वो उसको ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे सारे को ना. When the field is empty and the crop is not there, crop नहीं है वहाँ पे, only then you can use this. Now, physiographic factors. We will cover this physiographic factors when we cover the social factor. वहाँ से ज़्यादा हम इसको relate कर पाएंगे, ठीक है. या फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, like topography, ठीक है. Topography, nature of the soil, nature of the surface ऑफ द अर्थ, कि भाई मेरा लेवल्ड है नहीं है, स्लोपी है, लो लैंड एरिया है, हाई लैंड एरिया है. सो दिस इज इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ. लाइक वन लो लैंड एरिया इज देयर, लो लैंड है, पानी आया, वाटर स्टेग्नेशन इज देयर. बहुत ज़्यादा लो लैंड एरिया है, वाटर स्टेग्नेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब वाटर स्टेग्नेशन है तो आई हैव अ वेरी लिमिटेड चॉइस टू ग्रो द क्रॉप. आई ओनली ग्रो राइस देयर विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर देयर, ठीक है. मैं राइस को ग्रो कर सकती हूँ, अदर क्रॉप में नहीं ग्रो कर पाऊंगी. इफ आई वांट टू ग्रो मिलेट देयर, व्हीट देयर, आई विल नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज वहाँ वाटर स्टेग्नेशन होता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ टोपोग्राफी विल इम्पैक्ट. एल्टीट्यूड, लाइक पहाड़ों पे आप जाइए, ठीक है. टेम्परेचर इज़ वेरी लेस, टेम्परेचर एक तो बहुत कम होगा वहाँ पे, विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो द क्रॉप इज सस्पेक्टेबल टू द लॉजिंग. सॉरी फॉर दैट, ठीक है. आप पहाड़ों पे जाइए, हाई लैंड पे जाइए, द टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन wind velocity. So that's why if you will visit the regions of your that उत्तराखंड में आप जाइए, हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, so what happened there, most of the people do plantation crop or your generally the crops which are grown in your winter season. रबी crops जो है उसका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है वहाँ पे, because the temperature is less, वहाँ टेम्परेचर कम है, and most of the favorable condition are toward the growth of those crop which require lesser of the temperature. Like temperate crop वहाँ पर आप grow कर सकते हैं, tropical नहीं grow कर सकते. Tropical crop are those crop which require high temperature and high temperature जिनकी requirement होती है, and temperate which require lesser of the temperature. Okay, and they can tolerate frost as well. जो temperate crop है, frost भी वो tolerate कर सकते हैं. तो here in those region high altitude पे we can only grow the temperate crop. Like your wheat is there, we can grow wheat there, we can grow your almonds there, we can grow apple there, but we cannot grow ट्रॉपिकल क्रॉप लाइक मिलेट्स हम नहीं ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. हम ग्राउंड नट नहीं ग्रो कर सकते, हम पल्सेस नहीं ग्रो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लेस देयर. ओके, नाउ स्टीपनेस ऑफ द स्लोप. अगर मेरा स्लोप बहुत स्टीपी है, मान लीजिए the slope is like that, then if I am growing the crop here, this region will be susceptible to the erosion. इरोजन से बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होगा मेरा रीजन, ठीक है. एंड आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छे से मैं हार्वेस्ट ले नहीं पाऊंगी. एंड ओनली द क्रॉप विच इज सुटेबल फॉर दिस रीजन कैन बी ग्रोन हियर, ठीक है. तो स्टीपीनेस ऑफ द स्लोप विल ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू डू द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर रिड्यूसिंग द इरोजन. ओके, सो दिस इज दैट. लाइट एंड विंड एंड विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड ऑफ द हिल, कि भाई एक साइड बारिश हो रही है, एक साइड ड्राई रीजन है. सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ. ओके, नाउ द क्लाइमेटिक फैक्टर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इम्पैक्ट्स द क्रॉप ग्रोथ. फर्स्ट वन इज योर सोलर रेडिएशन. इसीलिए तो ना कि व्हेन ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज आर एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम सस्पेक्टेबल, सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो गया. वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ लेस फूड सिक्योर रीजन. हम एक लाइक इट इज़ इम्पैक्टिंग आर फूड सिक्योरिटी. ये जो क्लाइमेट चेंज हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है ना. तो अब हम ये देखना है कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है. The first one is your solar radiation. Nowadays, you all have visualized that from the past few years, the solar radiation, the energy which is coming from the sun, it is increasing.
है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. एंड हाउ डज दिस सोलर रेडिएशन इम्पैक्ट? दिस सोलर सनलाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जर्मिनेशन कैसे होगी? तब उसको सनलाइट मिलेगी, है ना. सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट, यू ऑल नो, बिकॉज द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद दैट. ठीक है, सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा अच्छे से. सो दैट इज वाई इट इज एसेंशियल. नाउ दिस सनलाइट is essential for the seed germination. मेरी सीड के जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल है. When it grows, it is essential for the leaf area. वो लीफ एरिया की ग्रोथ के लिए, लाइक देखो, आप किसी रीजन में जाना जहाँ धूप बहुत सही आती है, तो द प्लांट विल फ्लरिश इट्स ग्रोथ. उसकी लीफ हेल्थ बहुत अच्छी होगी, लीफ एरिया बहुत अच्छा होगा. एंड व्हेन यू विल विजिट एनी प्लांट विच इज़ not getting a proper amount of sunlight, or a plant which receives a very high amount of sunlight, जिसमें बहुत ज़्यादा high amount of sunlight receive होती है, तो what happen with there, the plant will like, अब बहुत ज़्यादा sunlight receive कर रहा है कोई plant, so what happen with that, the leaf area will shrink. प्लांट अपने आप को इतने हाई टेम्परेचर स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करेगा ना. लुक, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. लाइक दिस इज माय लीफ एरिया एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर. देयर विल बी लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, एंड द हाई टेम्परेचर इम्पैक्ट द प्लांट मेटाबॉलिज्म एज वेल. तो द प्लांट विल ट्राई टू श्रिंक इटसेल्फ. वो प्लांट जो है अपने लीफ एरिया को कम करेगा. ठीक है, कम करेगा तो लीफ छोटी रह जाएंगी. क्लोरोफिल कंपोजिशन बहुत अच्छी नहीं होगी. क्लोरोफिल नहीं होगा तो इट विल डायरेक्टली हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. दिस इज एसेंशियल, है ना. आपका क्लोरोफिल ही है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को. अब क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा नहीं होगा, एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमम. सब चीज़ एक ऑप्टिमम कंडीशन में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत कम है. इफ़ देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिसबैलेंस, देन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द क्रॉप ग्रोथ. ठीक है, सो दिस सोलर रेडिएशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड शूट. फ्लावरिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, फ्रूटिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत एसेंशियल है. लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ योर रबी क्रॉप. ड्यूरिंग द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप, लाइक वीट जब मैंने सो किया एट द टाइम ऑफ जून एंड जुलाई, सॉरी एट द टाइम ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, when I have sown that, जब मैंने इसको सो किया, what happened here, when I have sown this, in the temperature here is like around 25 degrees Celsius, and they harvested at the time of March. मार्च के टाइम में मैंने इसे हार्वेस्ट किया. ठीक है, 20 to 25. And at the time of the March, I harvested this crop. मैंने इसे harvest किया. So at that time, what happened here? The temperature increases. हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है, राइपनिंग के टाइम में आपका टेम्परेचर जो है क्या है, इंक्रीज होने लग गया. तो हेयर द टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. सो wheat require higher temperature at the time of its ripening and harvesting. अगर वो टेम्परेचर मुझे नहीं मिलेगा, so what would happen? What will happen? क्या होगा वहाँ पे? अगर टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा हो जाए तो एकदम से वो राइपन करेगा. जो क्रॉप, जो ग्रेन है, the grain weight will not be proper, carbohydrate accumulation will not be proper, and it is directly impacting the production of the crop. अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो अब मान लीजिए बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, फिलिंग नहीं होगी, ग्रेन फिलिंग अच्छी नहीं होगी, वेट ऑफ द ग्रेन विल बी लेस, प्रोडक्शन बहुत कम होगा, एंड द इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर इज वेरी लेस. सो दिस सोलर रेडिएशन impact your flowering, your reproductive stage, your grain filling, your leaf expansion. It impact each and everything. Okay, now there are basically 4 impact by the solar radiation. One is your photosynthetic effect, photoperiodic effect, thermal effect, and other effect. Photosynthetic effect is like it impacts your photosynthesis.
फोटो पीरियोडिक, जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि इतना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, सो दैट विल इम्पैक्ट दैट, एंड थर्मल इम्पैक्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। द फर्स्ट वन, इट इम्पैक्ट द एंजाइम प्रोडक्शन। सबसे पहले ये किसको इम्पैक्ट करेगा? इट इम्पैक्ट द एंजाइम प्रोडक्शन। अब देखो, जब फोटोसिंथेसिस होता है, आफ्टर दैट देर आर लाइक 3 प्लांट्स, प्लांट फिजियो में हम पढ़ेंगे C3, C4 एंड योर कैम प्लांट, ठीक है। दे प्रोड्यूस व्हेन आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, एट दैट टाइम द ग्लूकोज जो बनी है दैट इज फर्दर मेटाबोलाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा फर्दर मेटाबोलाइज्ड होती है। सो हियर वी हैव द एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज योर PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब होता क्या है, इफ द सोलर रेडिएशन इज वेरी हाई, सो द प्रोडक्शन ऑफ दीज एंजाइम इंक्रीजेस, इनकी एंजाइम इंक्रीजेस हो जाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के टाइम। सो दिस रुबिस्को एंजाइम व्हाट इट डू, जो हमारा 6 ग्लूकोज कंपाउंड है, या आई विल से द 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड क्या है मेरा? ग्लूकोज है, दैट इज योर C6H12O6। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कंप्लीट साइकिल के। सो दिस रुबिस्को एंजाइम मेटाबोलाइज दिस इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3PGA। अब ये 3PGA क्या है? 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। इसको ये इसमें मेटाबोलाइज करता है एंड द प्लांट विल स्टोर इट, ठीक है। नाउ हियर कौन सा एंजाइम काम करता है? PEP, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है, इन C4 प्लांट इट कन्वर्ट दिस 6 कार्बन कंपाउंड इनटू योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसिटेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। एंड कैम में जो है इट कन्वर्ट इनटू योर मैलिक एसिड। अब इनका जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ रुबिस्को एंड PEP इंक्रीजेज एट अ वेरी हाई सोलर रेडिएशन। अब इंक्रीज हो जा रहा है ये इनका प्रोडक्शन, एंड ड्यू टू वेरी हाई सोलर रेडिएशन द फोटोसिंथेसिस रेट इज डिक्रीज्ड। अभी हम समझेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेट मेरा डिक्रीज हो जा रहा है, और जो कार्बन कंपाउंड बना है, जो मेटाबोलाइज करते हैं जो एंजाइम, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो देयर इज अ कंप्लीट डिसबैलेंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, और इट विल डायरेक्टली हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर सोलर रेडिएशन मेरी ज़्यादा हो जाती है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, दिस 300 to 338 मैक्रोमीटर दिया हुआ है, और यू कैन से लाइक योर 300 to 400 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ में this is the best for the chlorophyll formation. If the radiation is very high or very less, the chlorophyll formation reduces. अब chlorophyll formation reduce होगा, then there will be definitely a reduction in the photosynthesis rate. Photosynthesis rate मेरा decrease हो जाएगा. Okay, now leaf characteristics are there. If the high light intensity is there, बहुत ज़्यादा high intensity की मेरी light है, then it decreases the leaf surface, क्योंकि जो बहुत high light है, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा light पड़ रही है, आप अपने आप को छुपाते हो ना, आपकी आंखें ऐसे सिकुड़ने लग जाती, you try to cover yourself, you try to shrink yourself कि भाई कहीं से धूप से बच जाए. So similar thing happens with the plant. When very high temperature is there, the plants try to shrink itself. वो अपने एरिया को डिक्रीज करता है. फर्स्ट इज वाई, फर्स्ट इट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द हीट, वो एस्केप करने की कोशिश करता है. सेकेंड, द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट. ट्रांसपिरेशन रेट, अब लीव्स मान लीजिए कितनी बड़ी लीफ है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई फ्रॉम दिस लीफ एंड द रेट ऑफ एंड दिस इज वन लीफ. सो इस लीफ से क्या होगा, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी लेस फ्रॉम हेयर, क्योंकि एरिया छोटा है ना. सो दैट्स वाई द एरिया रिड्यूसेस. सो लीफ के जो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा जब लाइट इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, इट्स एरिया रिड्यूसेस एंड लीफ थिकनिंग हो जाएगी. इट विल थिकन अप, ठीक है, साइज बड़ा हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. इन इट हैम्पर, डायरेक्टली हैम्पर द फूड रिजर्व ऑफ द प्लांट. अब फूड रिजर्व ही प्लांट का नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी प्लांट की, ठीक है. लीफ ओरिएंटेशन एज वेल, कभी आपने देखा होगा प्लांट को लाइक योर सनफ्लावर,
और एनी प्लांट, जस्ट कीप एनी प्लांट इन योर रूम और एक साइड से आपकी सनलाइट आ रही है, मान लीजिए इधर से आ रही है, द प्लांट ग्रोथ विल बी टिल्टेड दिस साइड, जो ये वाली साइड होगी इट विल बी गुड एंड दिस साइड विल हैव श्रिंकन ग्रोथ बिकॉज सनलाइट उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ रही है. सो दिस एरिया विल हैव लेसर फोटोसिंथेसिस रेट. ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगी प्लांट की इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस बिकॉज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी गुड देयर, इज गुड है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रोथ. ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा लाइट होगी, अ प्रॉपर इंटरसेप्शन ऑफ अ लाइट इज शुड बी देयर सो दैट देयर विल बी अ गुड ग्रोथ, है ना. लाइट इंटरसेप्शन इंक्रीजेस विद अ इंक्रीज इन द लीफ एरिया इंडेक्स. जितना मेरा लीफ एरिया होगा, लाइक अ प्लांट इज देयर जिसके पास बहुत छोटी लीव्स है, it will absorb lesser of the sunlight, वो कम sunlight absorb कर पाएगी. Now plant is there, good area है उसका leaf area, it will absorb good amount of sunlight. और अगर optimum range में है तो then the growth will be good, but थोड़ा कम ज़्यादा होता है it will definitely going to hamper the growth. Now yield formation. अब देखिए, मैंने आपको wheat का example अभी दिया था ना कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट द टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. सो राइपनिंग के लिए इतना मुझे चाहिए. इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज 35 to 40, जैसे आप आजकल देखते होंगे मार्च के टाइम में द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत जल्दी से एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो जो ग्रेन फिलिंग इन द व्हीट है, ग्रेन फिलिंग इज रिड्यूस्ड. कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ राइपनिंग देयर विल बी अ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दैट, जो हम कंज्यूम करते हैं. सो द कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन विल बी लेस हेयर. अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन जब कम हो जाएगी मेरी, देन व्हाट विल हैपन, द ग्रेन वेट विल बी लेस. ग्रेन वेट मेरा कम हो जाएगा एंड द प्रोडक्शन विल रिड्यूस. ओके, अब यील्ड ही नहीं हुई है मेरी, यील्ड ही लेस हो गई है, इनकम रिटर्न टू द फार्मर इज लेस. ओके, नेक्स्ट photoperiodic effect. On this basis of this photoperiodic effect is that effect means the duration of sunlight available to the plant. कि कितनी ड्यूरेशन की सनलाइट प्लांट के लिए अवेलेबल है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल बेसिकली. एंड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव classified the plant into 3 types: long day plant, short day plant and day neutral plant. अब जो long day plant है, your all the rabi crop are long day plant because ये जो classification है, this classification is that short day, long day and day neutral plant, the light intensity, the amount of light required during reproductive stage. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन आपकी लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट, इट इज ऑन द बेसिस कि हाउ मच ऑफ द सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू कंप्लीट इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, या फ्लावरिंग के टाइम पे कितनी सनलाइट चाहिए, उसके बेसिस पर मैंने इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया है. लॉन्ग डे प्लांट्स आर दोज प्लांट विच रिक्वायर मोर देन 10 आवर. बेसिकली इट्स 8 आवर. आप कुछ बुक में देखेंगे कि आपका 10 आवर लिखा हुआ है, किसी में देखेंगे आप 8 आवर लिखा हुआ है. सो बोथ आर करेक्ट. लाइक दिस लॉन्ग डे प्लांट मैं 8 लेकर के चलती हूँ, विच रिक्वायर मोर देन 8 आवर ऑफ सनलाइट. ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट लेस देन 8 आवर ऑफ सनलाइट फॉर रिप्रोडक्टिव. डे न्यूट्रल कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लाइक योर लॉन्ग डे प्लांट्स, व्हीट इज देयर, अभी बताया मैंने. कंपेयर कीजिए एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ द wheat. You have sown the wheat during the October and November. The day length is very short that time, है ना, दिन छोटे हो जाते हैं तो सनलाइट अवेलेबिलिटी भी कम होगी एट द टाइम ऑफ सोइंग. नाउ व्हेन द फ्लावरिंग स्टार्ट, जब गेहूं में दाने बनने लगते हैं, फ्लावरिंग आनी शुरू होती है, एट दैट टाइम द टाइम इज अराउंड लेट ऑफ February और March, ये टाइम होता है. एट दैट टाइम डे लेंथ इंक्रीजेज, the amount of availability of sunlight is also increasing. So kharif crop, rabi crop are all your long day plant. Now short day plant, जितनी भी आपकी खरीफ crop है, like rice is there,
they all are your short day plant, like you have sown them during the June and July. The day length is very high. दिन आजकल बहुत बड़े होते हैं, 7 बजे जाके दिन छिपता है. Now when you have harvested the crop, जब आपने इसको harvest किया है at the month of your October, November, the day length reduces. जब आप अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, डे लेंथ रिड्यूसेस. नॉट नवंबर, अक्टूबर में बेसिकली लेट ऑफ सितंबर से अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है. सो द डे लेंथ रिड्यूसेस. सो एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग और एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब फ्लावरिंग उसमें अटेन हुई, द प्लांट नीडेड लेसर ऑफ द सनलाइट. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर योर खरीफ क्रॉप जितनी भी है शॉर्ट डे प्लांट. सो अगर मेरा फोटो एंड डे न्यूट्रल, योर पाइनएप्पल, शुगर केन, ठीक है, दे आर योर डे न्यूट्रल प्लांट. सो इम्पैक्ट्स ऑफ फोटो पीरियड अगर नहीं होगा, लाइट मेरी ढंग से अवेलेबल नहीं हो रही है, दे आर एसेंशियल फॉर योर फ्लावरिंग. इफ द लाइट इज नॉट अवेलेबल एट ऑप्टिमम कंडीशन, देन इट इम्पैक्ट फ्लावरिंग. फ्लावरिंग ही इम्पैक्ट हो जाएगी, द पॉलिनेशन विल नॉट बी देयर. फ्लावरिंग ही अच्छे से नहीं हुई तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? ओके, एंड देन lesser of the flowering, lesser of the yield, lesser of the income return. Thermal effect. अब ये जो आपका थर्मल इम्पैक्ट है, अब इसकी वजह से क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लीफ इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर लीफ का इंक्रीज होगा, इट विल रिड्यूस. जैसे आपके ऊपर बहुत आपको गर्मी लगती है, व्हाट यू डू, वट योर बॉडी डूज एक्चुअली, यू डू, देर इज अ स्वेटिंग ना, पसीना आता है, बहुत ज़्यादा हाई स्वेटिंग होती है. सो वट हैपन, आर बॉडी इज ट्राइंग टू रिड्यूस आर टेम्परेचर बाय द स्वेटिंग. सो व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन द प्लांट, द लॉस, देर इज अ लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. अब आपके बॉडी से स्वेटिंग होती है, आपको प्यास लगती है, पानी पीते हैं. सो ऑलरेडी लेसर रेनफॉल है, टेम्परेचर वेरी हाई है, एंड ट्रांसपिरेशन रेट इज इंक्रीज. The requirement of water will increase, and if the water is not available, the plant will suffer from the water stress. So this is how the thermal impact going to impact the plants. Now there are some other impacts as well of this. First of all, assimilation of the nutrient. अब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए न्यूट्रिएंट. द न्यूट्रिएंट्स लाइक योर बॉडी टेक्स न्यूट्रिएंट. आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म होता है ना, डाइजेशन शुरू होता है. योर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड एंड एसिमुलेट देम इन योर बॉडी एंड स्टोर देम इन योर बॉडी, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंड अदर प्रोसेसेस के थ्रू दैट वाज मेड अवेलेबल टू यू. सो सिमिलरली हियर इन द प्लांट, व्हेन द प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, दे हैव टू एसिमुलेट देम. उनको फर्दर उनको मेटाबोलाइज करके अपनी बॉडी में स्टोर करना है. सो व्हेन देयर इज अ fluctuation in the light intensity, there is an impact on assimilation of the nutrient assimilation मेरा impact होगा. Like phosphorus accumulation जो है, अगर darkness बहुत ज़्यादा है, the phosphorus accumulation reduces. Plant कितना भी absorb कर ले, if the darkness is there, the plant is not going to accumulate the phosphorus. वो phosphorus को accumulate नहीं कर पाता है. Like dark phase, नाइट्रेट एक्टिविटीज, नाइट्रेट रिडक्टेज की एक्टिविटी प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाती है. दिस नाइट्रेट रिडक्टेज इज एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट. NO2 फिर NO3 NO2 फिर NO में आपका कन्वर्ट होता है. सो दिस इज एसेंशियल. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट साइकिल क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा एंड वी हैव टू कंप्लीट इट इन अदर चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज जो है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. सो नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन increases in plant. If nitrogen accumulation increases in the plant, then what will happen? The plant will suffer from the nitrogen toxicity. ठीक है, so this is how it impact. During the high light intensity, अगर light intensity बहुत ज़्यादा है, barley जो है, there is a high uptake of potassium. Potassium का uptake बहुत increase हो जाएगा. Now translocation of photosynthetes. Photosynthetes क्या है? बेसिकली देर इज अ सोर्स टू सिंक रेशियो. एक ये सोर्स टू सिंक हम समझते हैं. देखो, दिस इज माई प्लांट एंड दीज आर द लीव्स एंड दिस इज द फ्रूट. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. यहाँ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, ग्लूकोज बना,
ठीक है, ये ग्लूकोज जो है फर्दर एसिमिलेट होके, ठीक है, ये जो खाना बना है इस खाने को हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेट। तो ये कहाँ बना है, किचन में बना है। प्लांट की किचन क्या है, लीव्स है, एंड दे आर कॉल्ड एज योर सोर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोर्स। नाउ जितना यूटिलाइज करना था, लाइक प्लांट हैव यूटिलाइज, लाइक इन्होंने 100 kg खाना बनाया, आउट ऑफ दिस 100 kg 50 kg इज यूटिलाइज। प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म या जो भी, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमारा खाना खाया हुआ एब्जॉर्ब होता है ना, हम यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली लाइक दैट द प्लांट हैव यूटिलाइज दैट। रेस्ट ऑफ 50 kg बचा, प्लांट क्या करेगा, नाउ दिस प्लांट विल स्टोर इनटू रिजर्व, वो अपने रिजर्व्स में उसको स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंक। लाइक फ्रूट्स हो गए, कुछ प्लांट्स की रूट्स में भी स्टोर होता है, ठीक है, so it will store into the roots. तो if there is an impact in light intensity में जब impact होगा तो this storage will also be impacted, ठीक है। next temperature. now पहले देखते हैं what is cardinal temperature. Cardinal temperature you can say it's an optimum temperature or the minimum temperature. Cardinal temperature is a combination of minimum, maximum and optimum temperature required for the crop of growth of a crop. कि इतना टेम्परेचर मेरा रिक्वायर्ड है फॉर द क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। मिनिमम भी काउंट करना है, मैक्सिमम भी एंड ऑप्टिमम भी, दैट इज अ कार्डिनल टेम्परेचर। ये एक एवरेज नहीं है, ठीक है। आई वॉज नॉट जस्ट मिस्टेकन, दैट वॉज स्लिप ऑफ माई टंग। कार्डिनल टेम्परेचर इज नॉट एन एवरेज बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि भाई मेरी क्रॉप, माई क्रॉप कैन टॉलरेट दिस मच ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर, दिस मच ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस मच ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस इज माई कार्डिनल टेम्परेचर। लाइक मोस्ट ऑफ द क्रॉप बेस्ट सूटेड, सबसे बेस्ट जो ग्रो करती है, दे कैन ग्रो इन दिस टेम्परेचर। This is best for each and every crop, like 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius temperature. This is the best crop. And if the temperature increases above 45 degrees Celsius to 55, the plant will die. Germination ही नहीं होगा, germination ही reduce हो जाएगा. So this is a cardinal temperature for cool season and warm season crop. Like अगर मैं खरीफ रबी क्रॉप की मैं बात करूँ, minimum temperature they can tolerate 0 to 5 degrees Celsius, maximum they can tolerate 30 to 38, optimum that is the best, optimum is the best 25 to 30, and this is for warm season crop 15 to 20. मिनिमम इतना टॉलरेट कर सकती है, दे कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, ये फ्रॉस्ट और फ्रीजिंग टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकती। मैक्सिमम 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्टिमम 30 टू 38. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर? द इम्पैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर आर सिमिलर टू द जो मैंने अभी लाइट इंटेंसिटी का समझाया आपको, मोस्टली सिमिलर है। इट इम्पैक्ट द बायोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा आपका। कार्बन डाइऑक्साइड rate, like for the photosynthesis, what is photosynthesis? The reaction of carbon dioxide with the water in the presence of sunlight to make food. This is your photosynthesis. So temperature, if increases the temperature अगर मेरा increase होता है, then there is a reduction in CO2 absorption. मेरा CO2 absorption reduce हो जाएगा due to increased stomatal and mesophyll resistance. देखो ये आपकी लीफ है, stomata is there, in the stomata there is a chlorophyll. The stomata will absorb your sunlight, chlorophyll जो, and through this stomata, ठीक है, chlorophyll जो है it absorb your सनलाइट। अब जो स्टोमेटा है, द स्टोमेटा ओपन्स अप, अब ये जो ओपन होगा तो क्या करेगा, आपका वाटर लॉस करेगा, ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा जो है CO2 एब्जॉर्ब करेगा। नाउ ड्यू टू हाई टेम्परेचर द स्टोमेटा ट्राई टू क्लोज इटसेल्फ, ताकि वो अपने आप को बचा सके कि मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉस नहीं करना है। ट्राई टू सेव इट्स मॉइस्चर, ओके, वो अपने मॉइस्चर को यहाँ स्टोर करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट हैपन हेयर, देयर इज अ रिडक्शन इन द एरिया। अब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी एंड देयर विल बी रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक एपरेटस, एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लीफ ग्रोथ मेरी बहुत अच्छी होगी नहीं। इंक्रीज इन ग्रोथ हॉर्मोन्स, इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ हॉर्मोन लाइक योर जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, योर इथाइलिन इज देयर,
ठीक है। योर साइटोकाइनिन इज देयर, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड आपका ग्रोथ में हेल्प करता है। एथाइलिन राइपनिंग हार्मोन है। सो देयर इज अ इंक्रीज और इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इनकी किसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और देयर विल डिक्रीज इन प्रोडक्शन, इट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। ड्राई मैटर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी हाई टेम्परेचर में, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो हाउ कैन बी देयर इज अ ड्राई मैटर प्रोडक्शन। तो देयर विल बी डिक्रीज इन द ड्राई मैटर रिड्यूस होगा बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरा फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गया है एंड व्हाट हैपन हियर, प्रोडक्शन यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। वेट, ग्रेन वेट ही नहीं बढ़ेगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द वेट ऑफ द produce and harvesting will and the yield will also be impacted. Now germination is also impacted, leaf initiation, tillering जो है flowering से पहले bud जो बनती है ना प्लांट में उसे हम बोलते हैं। तो all these things are impacted, ये मैंने आपको समझा दिया है। and there will be pest and disease attack due to high and low temperature. Like if there is a high temperature and high humidity during the monsoon season, जब हो जाता है आपका, at that time there is a high temperature and high humidity, that time there is a growth of aphids. aphids की growth हो जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको अभी aphids क्या होते हैं। they are very small insects, aphids and जैसे they grows on the tip of the plant, ये plant की टिप पे grow करते हैं, they absorb all the nutrient और वो सारा का सारा plant sap suck कर लेते हैं, जिसकी वजह से plant की growth ही नहीं हो पाती। As you all know, the plant grows from the tip और उनकी growth जो है वहाँ पे reduce हो जाएगी। Now high temperature stress मिनरल न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर इज अ रिडक्शन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, सॉइल से आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे न्यूट्रिएंट, एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट नहीं होगा। देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन रूट इलोंगेशन, शूट इलोंगेशन, आपकी प्लांट जो है शूट बढ़ेगी नहीं, रूट्स जो है बहुत ज़्यादा दूर तक बढ़ेगी नहीं बिकॉज देयर वॉज अ लेस मॉइस्चर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉइस्चर कम होगा एंड द प्लांट विल ट्राई टू कंजर्व इटसेल्फ, वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इट विल इम्पैक्ट दैट। पोलन डेवलपमेंट, इफ ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम और व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मेशन वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो देर इज़ अ पोलन एबोर्शन, पोलन एबोर्शन हो जाएगा। होता क्या है, देखो पॉलिनेशन क्या है मेरा, ये मेल है दैट इज एंथर, ये स्टिग्मा है दैट इज फीमेल। व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब मेल पार्ट जो है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन जो है मेल पार्ट है, द स्टिग्मा के अंदर यहाँ एग्स होते हैं, दे आर द फीमेल पार्ट जो हेल्प करता है आपका रिप्रोडक्शन में। सो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर द मेल गैमीट्स विच आर योर pollen ग्रेन जो कैरी कर रहे हैं मेल गैमीट्स, इनका एबॉर्शन हो जाता है, मीन्स दे डाई। अब वो डाई ही हो गए तो वो फर्टिलाइज कैसे करेंगे फीमेल एग को, फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन विल फेल। फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग ही नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी तो क्या होगी, यील्ड ही नहीं होगी। अंडरस्टूड। Now and one more thing is there, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लीफ जो है बर्न हो जाती है, there will be scorching of the leaf and if the leaf are burnt out then there will be lesser photosynthesis, lesser growth of the plant, ठीक है। Now low temperature, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ऑल दीज थिंग इम्पैक्टेड। अब ठंड लग रही है, प्लांट अपने आप को अगेन ट्राई टू कंजर्व इटसेल्फ, है ना। सो इट विल इम्पैक्ट द जो आपके ट्रॉपिकल क्रॉप है लाइक योर राइस, मिलेट्स, जितने भी खरीफ क्रॉप है, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन लेसर टेम्परेचर, नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। देर विल बी इफ़ यू विल अप्लाई वाटर एट दैट टाइम, या मॉइस्चर जो है न्यूक्लिएशन, उसके अंदर फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, आइस जमने लग जाएंगी एंड द प्लांट विल डाई। कई बार देखा होगा ना, लाइक कुकुम्बर लीजिए, फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर, होगा क्या, इट विल ऊज आउट ऑल द वाटर, बाहर निकालो जब वो वाटर पिघलेगा तो इट विल ऊज आउट ऑल द वाटर, सारा का सारा ऊज आउट हो जाएगा, है ना। सो दिस विल इम्पैक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट,
कम होगा, बिकॉज प्लांट जब एब्जॉर्ब करेगा रूट से वाटर को, व्हेन द प्लांट ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट वाटर, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू लेस टेम्परेचर द वाटर विल फ्रीज आउट, फ्रीज हो जाएगा और हर एक पार्ट को पहुंचेगा नहीं एफिशिएंटली, ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी प्लांट की, बिकॉज द प्लांट ट्राई टू कंजर्व इटसेल्फ. नाउ रेनफॉल, व्हाट विल हैपन इफ ड्यूरिंग द रेनफॉल, अब आपने मान लीजिए यू हैव अप्लाइड फर्टिलाइजर इन योर फील्ड, आपने फर्टिलाइजर यूरिया फॉस्फोरस जो भी आपने अप्लाई किया, और देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देर इज अ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, so there will be leaching of the nutrient जो है आपके लीच आउट कर जाएंगे, लाइक एज आई हैव टोल्ड यू ना कि क्ले पर आपके एब्जॉर्ब होते हैं, दे कम टू द सॉइल सॉल्यूशन एंड दे विल लीच आउट कर जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रेनफॉल इज गोइंग टू इम्पैक्ट द न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी. नाउ इफ द ड्रॉट इज देयर, अगर ड्रॉट है तो क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट यही क्ले कॉम्प्लेक्स पे अटैच रह जाएंगे, तो दे मोबिलिटी नहीं होगी, इमोबिलाइज हो जाएंगे. तो बोथ द कंडीशन, इफ हाई रेनफॉल इज देयर विल बी लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द न्यूट्रिएंट आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, एंड इफ ड्रॉट इज देयर इज अ immobilization हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, द न्यूट्रिएंट विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट. नाउ वीड, इफ द न्यू वाटर रेनफॉल इज देयर और मेरी फील्ड के अंदर मैंने मेरी वीड जो है, द सीड्स ऑफ वीड आर ऑलरेडी या एवरी टाइम प्रेजेंट इन द फील्ड, हमेशा अवेलेबल. कहीं तभी आपने देखा होगा ना बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा वीड्स ग्रो कर जाती है, सो इट एनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ द वीड व्हेन द रेनफॉल इज देयर, एंड द वीड विल कम्पीट विद द फॉर द रिसोर्सेज विद द प्लांट, वो प्लांट के साथ रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेगी, फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द स्पेस, फॉर योर वाटर, ओके, and sunlight. It will compete with the crop for everything. वो compete करेगी तो क्या होगा, there will be reduction in the yield of the crop. Crop की yield reduce हो जाएगी. Emergence of the pest, as I have told you, during the rainfall and humidity there are spores. हमेशा हवा में spores present रहते हैं microbes के. जैसे ही उनको थोड़ा सा moisture मिलता है, they start to germinate. अब germinate होंगे these spores of the microorganism, then there will be disease in the plant, like your ergot infection. Pearl millet के अंदर होता है at the time of harvesting or at the टाइम ऑफ राइपनिंग. बेसिकली जब बारिश हो जाती है एवरी ईयर ड्यूरिंग इन पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान, जब बारिश होती है, द पर्ल मिलेट की जो हाफ ऑफ द क्रॉप है गेट डिस्ट्रॉयड बाय दिस अर्गोट इन्फेक्शन. की राइपनिंग के टाइम में जब बारिश हो जाती है, द अर्गोट फंगस जो है इट स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड इन्फेक्ट द पर्ल मिलेट, बाजरे की क्रॉप को ख़राब कर देती है. डिजीज़ एज यू ऑल नो, ये यहाँ पे सॉर्गम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड लीफ ब्लाइट इज देयर इन सनफ्लावर. एंड वन मोर थिंग इज देयर, क्रॉप लोजिंग. कई बार आपने देखा होगा लाइक बारिश बहुत तेज हो, व्हेन द रेनफॉल इज वेरी हाई विद द विंड वेलोसिटी ऑफ मोर देन 20 किलोमीटर पर आवर, देन द क्रॉप विल लोज. सारी की सारी, दिस इज द क्रॉप लोजिंग, देखो सारी फसल गिर गई है, अब ये गिर गई है, ठीक है, एंड दिस विल नॉट राइज अप, ये वापस से राइज अप नहीं होगी, एंड द एरिया विच इज इन टच विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के टच में है, इट विल सफर फ्रॉम सम इन्फेक्शन, और देर विल बी लेसर फोटोसिंथेसिस, जो टच में है उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, and the yield will reduce, yield मेरी reduce हो जाएगी. Okay, and produce की quality, as rainfall is there, बहुत ज़्यादा crop को तो ख़राब ही कर देगी. There will be infection, black grains like during the rainfall, like ripening of the wheat की ripening के time अगर बारिश हो जाए तो grain will turn black, ग्रेन जो है ब्लैक हो जाएंगे, एंड देयर विल बी लेसर डिमांड, तो मेरी यील्ड और प्रोड्यूस की क्वालिटी जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, देयर इज अ लाइक द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेज इन द एयर. जैसा आपका मॉनसून सीजन में होता है कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, इफ़ द मॉइस्चर इज देयर देन इट इम्पैक्ट द एवोट्रांसपिरेशन रेट, और यू कैन से ट्रांसपिरेशन रेट. ट्रांसपिरेशन इज अ नेचुरल मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट वेयर द प्लांट लूजेज इट्स एक्स्ट्रा वाटर. एक्स्ट्रा वाटर जो है प्लांट अपनी बॉडी से निकाल देता है, ठीक है. सो अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर जब प्लांट अपनी बॉडी से निकाल देता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल कि भाई उसे एक्स्ट्रा स्टोर क्यों करना है. अब ऑलरेडी हवा में नमी है तो द ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूसेस. जब पहले से ही नमी है, ट्रांसपिरेशन ठीक है होगा ही नहीं,
पानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। नाउ फोटोसिंथेसिस, हाई पोटेंशियल एवोट्रांसपिरेशन रेट, पीईटी बोलते हैं, पोटेंशियल एवोट्रांसपिरेशन रेट। देखो ये सॉइल है, ये मेरा प्लांट है, द वाटर is lost from the field by two method. One is evaporation from the soil, soil से evaporation के through होगा, and from the plant by transpiration, ठीक है, transpiration के through होगा। So combined जो है evaporation plus transpiration is called as your PET, इसे हम PET बोलते हैं, ठीक है। So it will reduces that because reduces photo due to stomatal close, stomata जो है हमारा close होगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो हाई, टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो द स्टोमेटा ट्राइज टू क्लोज इट, वो अपने आप को क्लोज करने की कोशिश करता है ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिड्यूस ना हो, एक्सेस ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है, देन फोटोसिंथेसिस विल रिड्यूस। नाउ पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन क्या है, इफ द वेरी हाई ह्यूमिडिटी इज देयर, सम फ्लावर्स, सम प्लांट्स पॉलिनेट बाय द एयर, एयर के साथ पॉलिनेट करते हैं, ठीक है, हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ह्यूमिडिटी इज देयर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है दैट विल रिड्यूसेस। एंड नेक्स्ट थिंग इज देयर द वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर हाई ह्यूमिडिटी है, इफ हाई ह्यूमिडिटी इज देयर द पॉलन ग्रेन विल बी वायबल, वायबल मतलब वो जिंदा रहेगा, उसमें moisture and everything will be sufficiently available. But when there is a low humidity, then there is desiccation of the pollen grain. Pollen grain सूख जाएगा, moisture will be reduced and it will die. वो die हो जाएगा and it will not effectively pollinate. वो pollinate नहीं कर पाएगा. Next thing, ये मैंने आपको अभी बताया था, पेस्ट एंड डिजीज, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी हवा में, देन देर इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लॉट ऑफ पेस्ट्स, बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाएंगे, लाइक पाउडरी माइल्ड्यू इन ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज़ हो जाती है। और ये पाउडरी माइल्ड्यू आपने देखा होगा कई बार, इमेज में सर्च करना, जैसे ये मेरे ग्रेप्स हैं, यू विल फाइंड सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर पाउडर जैसा लग जाता है, दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन एंड दिस इज़, जो ग्रेप क्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ड्यू टू दिस पाउडरी माइल्ड्यू व्हेन देयर इज़ अ when there is a rainfall at the time of ripening of the grape, या जब grape crop लगी हुई हो, and this is aphid, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, they grow on the tips of the plant, look here, they grow on the tips of the plant and they suck all the sap from the growing tip, वो सारा का सारा sap suck कर लेते हैं, and this is how they impact the growth, ये plant grow ही नहीं कर पाएगा, this is a फंगल इन्फेक्शन इन द मेज के अंदर है ये, ठीक है। एंड इफ वेरी हाई ह्यूमिडिटी इज देयर ड्यूरिंग द वीट, अगर मैंने ग्रोब किया है, स्कैब डिजीज हो जाती है, शीथ रोट इंसिडेंस इन राइस के अंदर, ठीक है, राइस में मेरा शीथ रोट हो जाता है। तो दिस इज हाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट द प्लांट ग्रोथ की इतनी सारी डिजीज हमारी हो जाती हैं, ठीक है। The next and the last one is your wind velocity. Wind velocity का बहुत ज़्यादा impact नहीं होता है, but still अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, लू चल रही है, hot winds are there, तो your this potential evapotranspiration rate, जो evaporation and rate of transpiration है that increases, और जो water removal है it's very high, so you need to, there is a increased requirement of water की requirement, ठीक है। Cuticular transpiration, जब हाई विंड है, सो एक तो ट्रांसपिरेशन हो गया आपका फ्रॉम द लीव्स एंड द नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन इज फ्रॉम द प्लांट बॉडी। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ना हमने सबको कंबाइन कर दिया, लाइक फ्रॉम द स्टेम्स एंड फ्रॉम द प्लांट बॉडी, लीव्स एज वेल, सो दिस विल इंक्रीज एंड इट वैसे विंड के ना जो द इम्पैक्ट ऑफ द विंड आर वेरी लेस ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बहुत कम होते हैं, बट स्टिल इट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ हॉर्मोन्स के जो बैलेंस है, लाइक growth hormone like gibberellic acid is there, your indole acetic acid is there, your ethylene is there, ठीक है। तो it hampers the growth और disrupt the balance of इनकी जो प्रोडक्शन है उनको हैम्पर करता है, like wind increases the ethylene production, ये एक ripening hormone है in your barley, तो बार्ले में ये ripening hormone को increase करता है, तो early ripening हो सकती है बार्ले की, ठीक है। Now there is a gibberellic acid is there,
ठीक है। तो एंड राइस और रिड्यूसेस द जिब्रेलिक एसिड को कंसंट्रेशन रिक्रीज होती है तो उसकी शूट एंड रूट ग्रोथ हैम्पर होगी। नाउ हाई विंड जो है इट इम्पैक्ट योर राइस क्रॉप की जो लीव्स आपने देखी होगी इट्स लाइक दैट, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती है। सो व्हाट हैपन हियर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, जब बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड द विंड दिस राइस इज ग्रोन नियर पंजाब एंड हरियाणा, लू चलती है उस टाइम गर्मियों में, है ना। सो देर इज़ अ टीयरिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स जो है टीयर हो जाती है, ऐसे टूट जाती है, ठीक है। एंड अब दिस इज लाइक दैट, तो क्या होगा, मेरा फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। एंड द मोस्ट एंड इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट ऑफ द विंड वेलोसिटी इज क्रॉप लॉजिंग, की क्रॉप मेरी गिर जाती है। दिस इज लाइक दैट। अब जो क्रॉप लॉज हुई है, द क्रॉप विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, देयर विल बी रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, राइपनिंग। अब देखो ये जो यहाँ पे फॉल डाउन हुआ है, हेयर लेस सनलाइट इंटरसेप्शन, ठीक है, लेस सनलाइट इंटरसेप्शन होगा तो क्या होगा, लेसर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सॉरी राइपनिंग ऑफ द ग्रेन कम होगी, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एंड दिस वाज द लास्ट इम्पैक्ट. सोशल फैक्टर्स आर लेफ्ट, वी विल कवर them in the next class. Thank you so much and have a nice day. Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.